हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम लोग विनिमय विपत्र के लिए बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और इसके न्यूमेरिकल भी बताएंगे और कौन कौन से न्यूमेरिकल हैं जो पेपर में आने ही आने हैं वो भी सॉल्व कराएंगे। तो आज का जो क्लास है बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। इस क्लास से आप लोगों का एक ये क्वेश्चन थ्योरी का और प्लस न्यूमेरिकल का जरूर आता है और आज हम ये दोनों पक्के करा देंगे। तो बने रहिए शुरू से लेकर के लास्ट तक हमारे साथ में। और ये चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत कर लीजिए। यहां पर आपको आगे के जो क्लासेस हैं वो सारे के सारे मिलते रहेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं और आपको आज हम पढ़ाते हैं विनिमय विपत्र जिसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मान करके समझ लेना, आएगा पेपर में जरूर। और सबसे सरल पीडीएफ नोट्स के साथ आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं हमारे चैनल पे और ये पूरा जो कोर्स है ऐप पर भी अवेलेबल रहता है। ये ऑफिस का नंबर है 9719811101 और साथ में ऐप का जो नाम है कॉमर्स विद संजीव सर। तो आइए यहां पर सबसे पहले नंबर पे हम बात करते हैं विनिमय विपत्र का अर्थ। ये बहुत प्राचीन प्रणाली थी, इसलिए यहां पर जो आप देख रहे हो ये हमने ये विनिमय विपत्र का पुराना अंग्रेजों के समय का एक नमूना आप लोगों के लिए दर्शनार्थ दिया है यहां पर, यानी देखने के लिए दिया है जिससे आप ये समझ सको कि होता कैसा था। क्योंकि आपने चेक देखा है, नोट देखे हैं, करेंसी नोट जिसे कहते हैं, प्रतिज्ञा पत्र है और ये विनिमय विपत्र है, ये भी आप देख लीजिए क्योंकि जल्दी विनिमय विपत्र देखने को नहीं मिलता है। तो सबसे बड़ी बात हम बताएं कि विनिमय विपत्र का अर्थ आप लिखोगे कैसे। इसके लिए तो पीडीएफ नोट्स जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनके लिए मिल ही जाता है, लेकिन फिर भी यहां पर मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा ही आपको कॉपी में लिखना है। विनिमय विपत्र को बिल भी कहते हैं, ऐसे करके लिखना पेपर में। विनिमय विपत्र को बिल भी कहते हैं और विनिमय विपत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, विनिमय प्लस विपत्र, जिसमें विनिमय से आशय अदला बदली से है। अदला बदली का मतलब होता है कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु को बदलना, या कोई चीज हम दे रहे हैं उसके बदले आपसे कुछ ना कुछ ले रहे हैं। तो विनिमय विपत्र दो शब्दों से मिलकर के बना है, विनिमय प्लस विपत्र। विनिमय का मतलब अदला बदली और विपत्र का मतलब होता है कागज प्रलेख या महत्वपूर्ण दस्तावेज से। अतः एक ऐसा कागज पत्र प्रलेख या दस्तावेज जिसको किसी लेन देन के बदले में प्रयोग किया जाता है उसे हम विनिमय विपत्र कहते हैं। और इस विनिमय विपत्र पर लेन देन की धनराशि लिखी हुई होती है, लेखक के हस्ताक्षर होते हैं और स्वीकर्ता की इस पर स्वीकृति भी होती है। और स्वीकृति के बाद में एक निर्धारित समय अवधि के बाद में इसका भुगतान होता है। तब तक के लिए भुगतान के प्रमाण के रूप में जिस कागज का, प्रलेख का या दस्तावेज का इस्तेमाल किया जाता है उसी को हम विनिमय विपत्र कहते हैं। नई लाइन से आ जाएंगे। इस प्रकार से विनिमय विपत्र से आशय उस महत्वपूर्ण कागज से है जो किसी भी लेन देन के प्रमाण के लिए दोनों व्यक्तियों की सहमति से लिखा जाता है और जिस पर स्वीकर्ता के द्वारा स्वीकृति दी जाती है तभी वो वैध होता है। ऐसे प्रलेख को हम विनिमय विपत्र कहते हैं। तो इस तरीके से लिख दोगे बहुत अच्छा जाएगा। आप जानते हो विनिमय विपत्र का मतलब सिंपल सा होता है, जैसे मान लो कि थोड़ी देर के लिए एक व्यक्ति ए है, इसने बी के लिए 10,000 का माल बेचा और 5,000 रुपए उधार दिए, यानी टोटल जो लेन देन हो गया कितने हजार का हो गया, 15,000 का हो गया। अब जो बी है वो कह रहा हम 3 माह बाद भाई पैसे देंगे आपके लिए। तो कैसे मान ले कि 3 महीने बाद वो पैसा देगा ही, कोई प्रूफ हमारे पास भी तो होना चाहिए कि हमने उसे माल बेचा है और प्लस हमने उसके लिए कुछ ना कुछ चीजें मतलब शेयर की हैं भाई, तभी तो वो हमें पैसे देगा। तो इस बिल पर जो कि साफ नहीं मिल पाया है इसी तरीके का है, इस बिल पर अपना एक निर्धारित नंबर होता है और इस पर बेटा कोई एक तारीख यहां पर पीछे लिखी हुई है और यहां पर धनराशि भी लिखी हुई होती है। ओके, और इसमें
पूरा वर्णन होता है यहाँ पर कि हमने क्या क्या चीज किससे बेची है और वो कितने दिनों बाद उसका पेमेंट हमें मिल जाएगा। तो ऐसे विपत्र के लिए हम क्या कहते हैं, विनिमय विपत्र कहते हैं। और यहाँ पर जो स्वीकर्ता होता है उसके हस्ताक्षर भी होते हैं। तो इस तरीके से विनिमय विपत्र वह कागज और प्रलेख है जो किसी लेन देन के बदले में प्रयोग किया जाता है। और सबसे अच्छी बात है कि इस पर जो टिकट हैं ये लगे हुए होते हैं। इन टिकट की ही पूरी वैधानिकता होती है। ये बिल्कुल कानूनी प्रक्रिया से मजबूत करते हैं। अब 3 महीने बाद अगर हमारे लिए बी से पैसे लेने हैं तो हम उस बी से पैसे मांगने जाएंगे तो फिर ये जो विल है ये उसको वापस करेंगे। क्यों? कि भैया हमने तुम्हें कुछ माल बेचा था, हमने तुम्हें कुछ पैसे दिए थे, वो पैसे अब जितना भी टोटल है 3 महीने बाद आपने देने को आता वो हमें दे दो और ये अपना बिल ले लो। ये क्यों देंगे? उसके लिए हम दोबारा मांगने लगे तो दिक्कत पैदा हो जाएगी। इसलिए वो इस बिल को अपने पास रख लेगा, हमारे पैसे दे देगा। अब कल को वो ये भी नहीं कह सकता कि नहीं हम पर कोई पैसा नहीं आ रहा, क्योंकि जब ये बिल लिखा गया था तो इस पे ये डाक लगे टिकट लगे थे और डाक टिकट सामने लगते हैं और इसके लगने के बाद में हस्ताक्षरित होता है ये, ठीक है। तो इस तरीके से ये कानून के द्वारा एक मान्यता प्राप्त दस्तावेज बन जाता है और इसका जो भुगतान एक निर्धारित तारीख में 3 दिन जोड़ करके किया जाता है। ऐसे प्रपत्र को हम क्या कहते हैं? विनिमय विपत्र कहते हैं। चलो अब विनिमय विपत्र के जो पक्षकार हैं वो कितने हैं और प्रकार कितने होते हैं? तो यहाँ पर अगर पहले नंबर पे प्रकार की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला होता है व्यापारिक विनिमय पत्र। इसमें वो होता है जैसे हमने अभी कहा था कि हमने माल बेचा, तो जो विनिमय पत्र रुपए पैसे के लेन देन में या माल बेचने के संबंध में जो लिखे जाते हैं, यानी जो व्यापारिक क्रियाओं को पूरा कराते हैं, ऐसे विनिमय पत्रों को बेटा व्यापारिक विनिमय पत्र कहते हैं। और व्यापारिक विनिमय पत्र ही तुम्हारे कोर्स का सबसे ज्यादा वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है। 90% जो क्वेश्चन है वो यहीं से आता है, विनिमय विपत्र से। तो समझ गए विनिमय विपत्र व्यापारिक वाला कौन सा है? वह जो व्यापारिक गतिविधियों को, लेन देनों को, क्रय विक्रय को एक विधिवत तरीके से बनाने हेतु जो पूरा किया जाता है उसी के लिए हम क्या कहते हैं? व्यापारिक विनिमय पत्र कहते हैं। जैसे राम ने श्याम के लिए माल बेचा, तो भैया राम श्याम को माल तो दे रहा है, श्याम पैसे तो दे नहीं रहा क्योंकि उधार माल बेचा है। तो ऐसी कंडीशन में ये इसके लिए एक बिल दे देगा दस्तखत करके, और ये बिल अपने पास में सुरक्षित रख लेगा। ये 2 महीने बाद बोले, 3 महीने बाद बोले, जितने दिन बाद बोले कि हम पेमेंट करेंगे, उतने दिनों बाद जो बिल है वो उसे दिखाया जाएगा कि ये माल आपके यहाँ आया था, इसका पेमेंट कर दीजिए। अब श्याम अगर पीछे हटता है, उसका बिल का पेमेंट नहीं करता है, तो इस पे कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस बिल पर उसके क्या होंगे? दस्तखत किए हुए होंगे। अब ये इस तरीके के बिल शुरू हो गए हैं। आपने देखा मॉल्स में जाते हो, कहीं पर भी जाते हो, अब इन पे दस्तखत करा लिए जाते हैं और इस पर पूरा डेट, टाइम और अमाउंट, क्या क्या खरीदा, पूरा विवरण होता है। तो ऐसे बिलों को हम क्या कहते हैं? व्यापारिक विनिमय विपत्र या बिल कहते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा है अनुग्रह विपत्र। अनुग्रह का मतलब होता है सहायता के उद्देश्य से। अब मान लो कि माल की खरीदा बेची नहीं हो रही, हमारा मित्र है कोई एक्स और हम हैं, हम चाहते हैं कि हमारे मित्र कोई संकट में आ गया और हम उसकी मदद कर दें। तो मदद 2 तरीके से हो सकती है, या तो हम अपने पास से उसे पैसे दे दें, अगर हम पैसा ना दें तो क्या हो कि वो एक हम पर बिल लिख ले और हम स्वीकार करके वो बिल उसे वापस कर दें। वो बैंक से भुना ले, तो वो बैंक से पैसा ले लेगा, अपना काम चला लेगा, जब देय तिथि का नंबर आएगा वो पैसा हमें देगा, हम बैंक में जमा कर देंगे या वो ही बैंक में जमा कर देगा। वो तो अंडरस्टूड है, बैंक में कोई पैसा जमा कर सकता है। तो इस तरीके के जो सहायता के लिए बिल लिखे जाते हैं उन्हें हम कहते हैं अनुग्रह विपत्र। तो आप लोगों के लिए बस यहीं तक पढ़ना है, इससे आगे नहीं। लेकिन कोई नहीं, विनिमय पत्र के हम पूरी कहानी पढ़ाने के उद्देश्य से ये भी बता दें कि इसके कुछ और भी प्रकार होते हैं। जैसे देश के लोगों के द्वारा ही लिखा जाए तो इसे हम कहते हैं देशी विनिमय पत्र, यानी जिसका लेखक और स्वीकर्ता दोनों देश के अंदर हों, यानी एक ही देश के निवासी हों, तो उसे हम कहते हैं देशी विनिमय विपत्र। और इनमें से अगर एक कोई विदेश में है और एक अपने देश में है तो इसे क्या कहेंगे? विदेशी विनिमय पत्र कहेंगे। यानी विदेशी लेन देन के लिए यूज किया जाता है, उसे हम विदेशी विनिमय पत्र कहते हैं। जो अपने देश के अंदर अंदर
लेन देन में यूज किया जाता है उसे हम क्या देशी विनिमय पत्र कहते हैं। सामयिक विनिमय पत्र ये एक वो कंडीशन में होती है जो एक निर्धारित अवधि के लिए लिखा जाता है। मांग पर देय विनिमय पत्र वो होता है कि मान लो कि हमने आपके लिए कोई भी माल है वो उधार बेच दिया और हमने कह दिया कि चलो जब जरूरत पड़ेगी तब हम पैसे ले लेंगे, तो ये मांग पर देय विनिमय पत्र होता है। आदेशित विनिमय पत्र सीधा आदेश देता है, ठीक है। तो ये 7 प्रकार हैं विनिमय विपत्र के, लेकिन आपके सिलेबस में मोस्टली ये 2 ही प्रकार मिलेंगे, व्यापारिक विनिमय पत्र और अनुग्रह विनिमय पत्र, क्योंकि हमारे यहाँ कंपटीशन की भी तैयारी कराई जाती है इसलिए यह पूरा पढ़ाया जाता है। तो आप उन 2 प्रकार से लिख लेंगे, यानी विनिमय पत्र जो होते हैं मुख्य रूप से आपको लिखना है कितने 2 प्रकार हैं, एक तो व्यापारिक और दूसरा अनुग्रह, ठीक। वे विनिमय पत्र जो व्यापारिक लेन देनों के लिए लिखे जाते हैं उन्हें हम व्यापारिक विनिमय पत्र कहते हैं, और वे विनिमय पत्र जो कहीं ना कहीं अन्य लोगों के हेल्प के उद्देश्य से, सहायता के उद्देश्य से लिखे जाते हैं, उन विनिमय विपत्रों को हम क्या कहते हैं, अनुग्रह विपत्र कहते हैं। अब विनिमय पत्र के होते हैं पक्षकार, यानी कितनी पार्टीज इसमें होती हैं, तो विनिमय पत्र के जो पक्षकार हैं मुख्य रूप से 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहली व्यक्ति होता है लेखक, ये वह व्यक्ति होता है जो या तो विक्रेता होता है या दूसरे व्यक्ति के लिए जिसने सेवा या माल या रुपया पैसा कुछ ना कुछ दिया होता है, ऐसे व्यक्ति के लिए हम क्या कहते हैं, यहाँ पर लेखक या लेनदार भी इसके लिए कह सकते हैं, क्योंकि यही वो व्यक्ति है जो बाद में पैसा लेगा। दूसरे नंबर पे स्वीकर्ता, ये मोस्टली तो क्रेता व्यक्ति होता है या जो बिल्कुल स्वीकार करे कि हाँ भाई 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद हम आपको इतना भुगतान देंगे, तो वो व्यक्ति हमारा कौन कहलाता है? स्वीकर्ता कहलाता है। सबसे पहला काम, इस क्लास को लाइक कर दीजिए और ये चैनल देखिए अनसब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा होगा, इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे की बहुत इंपॉर्टेंट अभी कुछ और चीजें देनी है, वो आपके पास कैसे पहुंचेंगी, तो नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा। जरूरी नहीं पेड क्लास ज्वाइन करो तभी सारा सब मटेरियल मिले, बहुत कुछ चीजें आपको फ्री भी मिलती हैं, तो आप यहाँ से अगर ज्वाइन नहीं है तो मतलब तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो स्वीकर्ता वह व्यक्ति होता है जो स्वीकृति देता है कि हाँ हम 1 महीने बाद या 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आपका जो भुगतान है वो कर देंगे, तो ऐसे व्यक्ति के लिए हम क्या कहते हैं? स्वीकर्ता कहते हैं। तीसरे नंबर पे आता है भुगतान प्राप्तकर्ता। ये भुगतान प्राप्तकर्ता को तीसरी पार्टी क्यों माना गया है? इसलिए माना गया है क्योंकि जो व्यापार का मालिक होता है वो बहुत बिजी व्यक्ति होता है, वो अपने नौकर को जब इस बिल को लेकर के भेज देता है कि जाओ भाई स्वीकर्ता से पैसा ले आओ, तो वो व्यक्ति जाता है और स्वीकर्ता को अपना बिल देता है, कहता है कि उन लाला जी ने भेजा है और भाई इसका पेमेंट होना है। तो ये जो तीसरा व्यक्ति पैदा हो गया भुगतान प्राप्त करता है। ये लेखक भी हो सकता है और बाहर का नौकर भी हो सकता है, कोई कर्मचारी भी हो सकता है, कोई और जिम्मेदार व्यक्ति भी हो सकता है, परिवार का व्यक्ति हो सकता है। तो कुल मिलाकर के विनिमय पत्र के जो पक्षकार होते हैं वो क्या होते हैं? 3 होते हैं। अब अक्सर पूछा जाता है अनुग्रह दिवस किसे कहते हैं? ठीक है, एक सेकेंड, अनुग्रह दिवस किसे कहते हैं? ठीक, तो ये कई बार पूछा गया है अनुग्रह दिवस, और आपसे भी पूछा जाएगा। ठीक है, चलो सबसे पहले नंबर पे विनिमय पत्र का अनादरण पढ़ा दें, इसके बाद अनुग्रह दिवस बताएं। तो यहां पर हम बताएं कि कुछ कारण ऐसे होते हैं जिनके कारण जो पेमेंट है रिजेक्ट हो जाता है, यानी पेमेंट नहीं हो पाता है। और कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो देय तिथि पे भुगतान हो जाता है। तो जो देय तिथि पे भुगतान हो जाता है, इसमें अगर मान लो कि 3 माह का बिल लिखा था, 3 माह का बिल लिखा था, तो मान लो कि अगर 1 जनवरी के लिए 3 माह का बिल लिखा है, तो 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 फरवरी से 1 मार्च, 1 मार्च से 1 अप्रैल, तो ये कितने महीने हुए? 1 महीना, 2 महीना और 3 महीना। अब 1 अप्रैल यहां पर जो आ रहा है, इस 1 अप्रैल में प्लस करेंगे 3 दिन। ये 3 दिन किस बात के होते हैं? ये कहलाते हैं अनुग्रह दिवस। यानी 1 अप्रैल को हो सकता है संडे पड़ जाए, या 1 अप्रैल को उस व्यक्ति को पता चले कि हमने भाई उस व्यक्ति को पेमेंट करना है, तो वो थोड़ी व्यवस्था करे, तो कानून कहता है कि 3 दिन उसे और दे दो। तो ये वाली जो तिथि है वो हमारी क्या कहलाती है? भुगतान तिथि कहलाती है, देय तिथि कहलाती है। तो देय तिथि कौन सी होती है? जो बिल की अवधि में समय जोड़ करके और 3 दिन एक्स्ट्रा जोड़ दें, तो उन्हीं 3 दिन को हम क्या कहते हैं? अनुग्रह दिवस कहते हैं। तो ये हमारे जो अनुग्रह दिवस हैं, ये इस बार एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, और सबसे अच्छी बात है कि आपको पता ही चल गया कि जब भी पेमेंट होता है तो इन 3 दिन को जोड़ करके
तब दूसरा व्यक्ति नाराज हो सकता है, कार्रवाई कर सकता है और अपनी लेन देन की प्रक्रिया है वो अपना सकता है। तो जो 3 दिन हैं वो जोड़ दिए जाते हैं। अब 3 दिन जोड़ने के बावजूद भी कोई भी स्वीकर्ता है अगर वो भुगतान नहीं कर रहा है तो ये कंडीशन कहलाती है विपत्र का अनादरण। और विपत्र का जब अनादरण होता है तो इसमें सेम कंडीशन होती है कि जो एक व्यक्ति को है लेखक, दूसरा है आपका स्वीकर्ता और तीसरा है आपका भुगतान प्राप्तकर्ता। भुगतान प्राप्तकर्ता, इस भुगतान प्राप्तकर्ता को जो स्वीकर्ता है वो भुगतान नहीं दे रहा है। ये कर्मचारी भी हो सकता है और लेखक स्वयं भी हो सकता है, यानी मालिक भी हो सकता है। वो नहीं कर रहा है, किसी भी कारणवश भुगतान नहीं कर रहा है, तो ये जो कंडीशन है कि भुगतान प्राप्त नहीं कर रहा है, यही विपत्र का क्या कहलाएगा? अनादरण कहलाएगा। जब अनादरण कहलाएगा तो इसके बाद में जो लेखक है वो करेगा इस व्यक्ति पे कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई करेगा। तो जो स्वीकर्ता होता है, चूंकि उसे पैसा तो कानूनी दृष्टि से देना चाहिए, तो वो कई कंडीशंस होती हैं। वो कुछ पैसा नगद दे करके फिर से कहता है कि भैया दूसरा बिल लिख लो, या कुछ ब्याज जोड़ करके बिल फिर से लिख लो। तो यही चीज हमारी कहलाती है बिल का नवीनीकरण। बिल का नवीनीकरण, ठीक है। नवीनीकरण का मतलब है कि जो पहले तुमने बिल लिखा था उस बिल में ऐसा करो कि भाई ब्याज की राशि जोड़ करके और फिर से भाई नया बिल लिख लो। यही हो सकता है, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता है। तो ये चीज हमारी कहलाती है बिल का नवीनीकरण। और बिल के अनादरण तक के जो क्वेश्चंस है न्यूमेरिकल हैं, आने की पूरी पूरी संभावना रहती है। तो उम्मीद है कि यही मेन टॉपिक है। बाकी अंदर अगर जाएंगे बिल की क्या विशेषताएं होती है, तो लेखक द्वारा लिखा जाता है, ठीक है। ये तमाम विशेषताएं आपको पीडीएफ नोट्स में भी मिली हुई हैं विस्तार से वहां पर। लेकिन यहाँ पर तो हमें एग्जाम की दृष्टि से तैयारी करानी है, तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। स्वीकर्ता के द्वारा स्वीकृति होती है, निर्धारित अवधि होती है, 3 दिन इसमें एक्स्ट्रा जोड़े जाते हैं, लेखक के द्वारा ये लिखा जाता है और भुगतान प्राप्तकर्ता को भुगतान मिल जाता है, लेखक भुगतान प्राप्तकर्ता एक हो सकता है। ये सारी विशेषताएं ही हैं इसकी, जिनको आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। अब इसके बाद में हम आपको कराते हैं सीधे न्यूमेरिकल। और क्योंकि न्यूमेरिकल जिस बच्चे के लिए आ गए तो समझ लो कि उसकी जो तैयारी है और अच्छी हो जाएगी। इसे जरा ओपन होने दीजिए। और ये हमारा आया बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। और इसमें जो न्यूमेरिकल्स हैं बहुत अच्छे से हम आपके लिए करा देंगे, जो हम अभी देख रहे थे, ठीक है। इनकी जो न्यूमेरिकल की पीडीएफ है वो हम लोग अब ओपन करते हैं, ठीक। तो यहाँ से इसे क्लीन ऑल कर देंगे और एक नई पीडीएफ यहाँ से हम जोड़ते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं और उस पीडीएफ से बेटा हम आपकी तैयारी कराते हैं। चलो, ये यहां से एक पीडीएफ खुल करके आती है, इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हैं और इन न्यूमेरिकल को सबसे पहले नंबर पे आप तैयार करने का प्रयास करिएगा। ये बहुत अच्छे न्यूमेरिकल हैं जिसका नाम है विनिमय विपत्र, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चंस हैं। तो इनमें से जो मोस्टली क्वेश्चंस हैं पेड क्लास में कराए जाते हैं, बाकी हम यहाँ पर कराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। देखो, एक ये क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और ये क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा। और इसमें लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2010, पुरानी डेट है थोड़ी सी, कोई नहीं, ठीक है। यहां लिखा 1 अप्रैल 2010 को रमेश कुमार ने, ठीक सीधे रमेश लिखेंगे, रमेश कुमार गोयल ने 2000 रुपए का माल मैसर्स सुरेंद्र अग्रवाल को उधार बेचा। 3 महीने अवधि का एक बिल विनिमय पत्र लिखा जिसे सुरेंद्र अग्रवाल ने स्वीकार करके वापस कर दिया। 3 दिन बाद 60 रुपए कटौती देकर रमेश ने बैंक से बट्टे पर इसे भुना लिया और भुगतान तिथि पर बिल तिरस्कृत हो गया। बैंक को निकराई में 10 रुपए देने पड़े। ओके, उपयुक्त लेन देनों का जनन लेखा दोनों पक्षों की पुस्तकों में कीजिए। यहां से न्यूमेरिकल की बेटा शुरुआत होती है। तो हम क्या करेंगे, इसमें कितने पक्षकार हैं आप तो बहुत अच्छे से जानते हो कि भाई इसमें जो पक्षकार हैं मुख्य रूप से कौन है, 2 हैं। तो व्हाइट बोर्ड को अपने ब्लैक बोर्ड के लिए कहें, डिजिटल बोर्ड के लिए कहें, हम 2 भागों में बांट लेते हैं यहां से, ठीक है। चलिए, यहां से अच्छी सी लाइन
यहां पर खींचिए, एक लाइन यहां पर खींचिए, यहां पर, यहां पर, यहां पर, और यहां पर। ये जल की लाइनें हैं, सब बच्चे इनमें जानते हैं कि दो पक्ष होते हैं इसमें, और दूसरा जो पक्ष है वो इधर ले लीजिए। चलो, ये लाइनें खिंच चुकी हैं, और जो क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं उसी क्वेश्चन के बेस पे ऊपर लिखना है। अगर हिंदी में सॉल्व कराएंगे, ठीक है, तो एक होता है हमारा विक्रेता और दूसरा होता है क्रेता। ठीक, एक होता है लेखक और दूसरा होता है कौन स्वीकर्ता। तो इधर हम थोड़ी देर के लिए लेखक, यहां पर लेखक या विक्रेता की पुस्तकों में, ठीक है, और इधर हमारा कौन है, स्वीकर्ता है। पुस्तकों में जर्नल लेखा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जर्नल लेखा, यहां जर्नल लेखा, समझ जाना हम लोग कर रहे हैं। और इस वाले में लिखा जाता है क्या, दिनांक, यहां लिखा जाता है विवरण, यहां खाता पृष्ठ संख्या, यहां रकम, ऋणी रकम, धनी को क्रेडिट लिख ही सकते हैं। ठीक है, यही सेम चीजें इधर लिखी जाती हैं। यहां पर दिनांक, विवरण, खाता पृष्ठ संख्या, और यहाँ रकम, और यहाँ रकम, यहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट। ओके, अब यहां पर मैं बताऊं कि एक ट्रिक अपनानी है, उस ट्रिक से सीखोगे आप जर्नल के लेखे किस तरीके से होते हैं। ये तो सब में एक सिंपल जैसा होता ही है, इसकी तो कोई बात है ही नहीं, और इनको अब हम ट्रिक से सॉल्व करा देते हैं। तो ये वाला जो न्यूमेरिकल है यहां से शुरू होता है, और इसके बाद में हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल अलग से भी दूसरे क्लासेस में भी शेयर करेंगे। तो ये वाला चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं हो, सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, फिर आप देखिए कि किस तरीके से आपकी पूरी तैयारी होती हुई यहां से चली जाएगी। तो कह रहा है 1 अप्रैल 2010 को रमेश ने गोयल से 2000 रुपए का माल महसा सुरेंद्र अग्रवाल को उधार बेचा है। किसने बेचा है, रमेश ने, और किसको बेचा है, सुरेंद्र को बेचा है। तो ये वाले जो इधर हैं कौन हो गए, सुरेंद्र हो गए। तो एक तरीके से इसका जरा थोड़ा सा कलर चेंज कर दें, ठीक है, यहां पर लिखेंगे हम सुरेंद्र का रोजनामचा, ऐसे भी लिखा जा सकता है, सुरेंद्र का रोजनामचा। और इधर कौन था, विक्रेता कौन था, रमेश, रमेश का रोजनामचा। और दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, रमेश की पुस्तकों में जर्नल लेखा, और उधर सुरेंद्र की पुस्तकों में जर्नल लेखा। ठीक है, अब यहां पर ये कौन है, विक्रेता, और ये कौन है, क्रेता। ये समझ करके और आपको अब जर्नल एंट्री सीखनी है। जैसा क्वेश्चन में कहता जाएगा वैसा ही हम लोग करते हुए जाएंगे। तो यहां से आप देखिए किस तरीके से हम क्वेश्चन को अभी पढ़ रहे हैं। इसमें डेट दी हुई है 1 अप्रैल 2010, तो हम दोनों ओर 1 अप्रैल 2010 डाल लेंगे, 1 अप्रैल 2010, और इधर भी 1 अप्रैल 2010 डाल दिया।
इन्होंने माल उसे बेचा है, किसे? सुरेंद्र के लिए। तो सुरेंद्र पैसा तो देगा नहीं, पाने वाला होगा ऋणी, यानी यहां पर एंट्री होगी सुरेंद्र डेबिट, और किसका? विक्रय खाते का। ब्रैकेट में लिखेंगे उधार माल बेचा। ठीक, लाइन खींच दीजिए। ये माल खरीद रहे हैं तो ये क्या करेंगे? क्रय खाता ऋणी, क्रय खाता ऋणी। देने वाला कौन है? रमेश। किससे खरीदा है? रमेश। रमेश का उधार माल खरीदा। रुपए कितने थे? क्वेश्चन में देख लेंगे हम। 2000 रुपए हैं, तो यहां पर कितने? 2000। यही रुपए इधर भी पड़ जाएंगे बेटा। 2000। कोई दिक्कत तो नहीं, इन्होंने माल बेच दिया, इन्होंने खरीद लिया। अब ये पैसे तो दे नहीं रहे, तो इस चक्कर से ये क्या काम करेगा? ऐसे करके जैसे हम समझा रहे हैं वैसे सीखना है। ये क्या करेगा? एक पूरा बिल लिखेगा कि 2000 रुपए में क्या क्या माल बेचा था, क्या क्या था और किसके लिए बेचा था? इनके लिए बेचा था। तो ये क्या करेंगे कि एक बिल लिखेंगे, कागज पर पूरा लिखेंगे और लिख करके इनसे कहेंगे तुम दस्तखत करो। ये दस्तखत करके क्या करेंगे? इन्हें वापस लौटाएंगे। क्यों? क्योंकि पेमेंट किसे लेना है? इसी को तो लेना है, तो इसलिए ये दस्तखत करके और वापस कर देता है। जब ये दस्तखत करके वापस कर देता है तो डेट यही रहेगी बेटा। इनके पास में क्या आ रहा है? प्राप्त बिल। तो ये एंट्री करेंगे प्राप्त विल खाता ऋणी को हम डेबिट लिख रहे हैं, और कौन दे रहा है इनके लिए? सुरेंद्र। तो यहां लिखेंगे सुरेंद्र का। नरेशन में लिखेंगे 3 माह के बिल की स्वीकृति मिली। 3 महीने के जो बिल है उसकी स्वीकृति मिल गई। अमाउंट कितनी रहेगी? वही 2000। ये स्वीकृति दे रहे हैं तो तारीख यही है। ये किसे स्वीकृति दे रहे हैं? पाने वाला ऋणी होता रमेश के लिए, तो यहां पर रमेश ऋणी, और इनके लिए वो क्या रहेगा? देय बिल। देय बिल खाते का। नरेशन में लिखेंगे 3 माह के बिल की स्वीकृति दी। ठीक, ये पक्का क्वेश्चन आएगा, बचेगा नहीं। जो मैं पढ़ा रहा हूं यही वाला आएगा। बस चैनल सब्सक्राइब कर लो अभी तक नहीं किया है तो, जिससे कि अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए मिल जाए। अब आगे क्या हुआ है क्वेश्चन में देखिएगा। क्वेश्चन में कह रहे हैं आगे कि 3 दिन बाद 60 रुपए कटौती देकर रमेश ने बैंक से बट्टे पर भुना लिया। यानी जो बिल है वो किसके पास आ गया? लेखक के पास आ गया। उसने क्या काम किया कि उस बिल को बैंक से भुना लिया। किसने? इन्होंने। कितने दिन बाद? 3 दिन बाद। तो 1 अप्रैल और 3 दिन के बाद में 4 अप्रैल को 2010 को बैंक से भुनाया। तो बैंक से ये क्या लेकर के आए? रोकड़ ली होगी इन्होंने। तो यहां पर रोकड़ खाता या बैंक खाता, कुछ भी लिख सकते हो, बैंक खाता ऋणी, साथ में छूट खाता ऋणी, और क्या दे दिया इन्होंने? प्राप्त बिल। प्राप्त बिल खाते का। नरेशन में लिखेंगे बिल को बैंक से भुनाया। इन्होंने बिल को कहां से भुना लिया? बैंक से भुना लिया। कितने रुपए छूट देके? 60 रुपए। तो 60 रुपए यहां पर गए, 1940 यहां पर आए। टोटल कितने का था? 2000 का। अच्छा, ये बैंक से भुनाए कुछ करें, इन वालों को मतलब नहीं है, इसलिए इसके बदले इधर कोई भी एंट्री नहीं होगी। ठीक, मगर आप ऐसे डैश मत लगाना, समझ जाना कि इस एंट्री के बदले इधर कोई भी एंट्री नहीं होगी। आगे क्या हो रहा है? आगे देखते हैं। बट्टे से भुना लिया। भुगतान तिथि पर बिल तिरस्कृत हो गया और बैंक को निकराई में 10 रुपए देने पड़े। निकराई में कहते हैं लिखा पढ़त वाले खर्चे हैं, जो वकील वगैरह लोग ले लेते हैं, वो वाले खर्चे हैं। यानी दे तिथि का आई तो भैया सुरेंद्र ने पेमेंट नहीं किया। अब ये क्या काम करेंगे? पहले दे तिथि पे पहुंचेंगे। 1 अप्रैल के बाद
3 महीना जोड़ो तो 1 अप्रैल के बाद में 1 अप्रैल के बाद मई, 1 जून, 1 जुलाई और 3 दिन और, तो 4 जुलाई, यानी डेट आई 4 जुलाई की। तो 4 जुलाई को इन्होंने 4 जुलाई 2010 उन्होंने पेमेंट नहीं किया। किसने? सुरेंद्र ने। तो ये एंट्री करेंगे सुरेंद्र ऋणी बैंक खाते का। नरेशन में लिखेंगे बिल अनादृत हुआ और 10 रुपए नोटिंग व्यय लगा। यानी अब सुरेंद्र ऋणी कितने के हो गए? 2010 और 2010। इसके बदले की इधर एंट्री होगी, डेट यही रहेगी, कौन सी? 4 जुलाई 2010। ध्यान रखना जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं यही आएंगे, अभी और भी क्वेश्चन कराएंगे। तो ये क्या करेंगे? अपना प्राप्त बिल वापस लेंगे। प्राप्त बिल खाता ऋणी, साथ में नोटिंग व्यय ऋणी, DRI लिखा हुआ। अच्छा, और किसका? अपने मालिक के लिए बोलेंगे, रमेश का। नरेशन में लिखेंगे बिल अनादृत हुआ नोटिंग व्यय लगा, लिखते रहना। ये 10 रुपए हैं, बिल कितने का था? 2000 का था, यानी अब टोटल लेने देना है 2010। इस तरीके के बाद निकराई में देने पड़े। उपयुक्त लेन देनों का दोनों पक्षों की पुस्तकों में लेखा कीजिए। दोनों की पुस्तकों में लेखा आराम से अब हो चुका है। इस तरीके से आपने देखा कि ये जो न्यूमेरिकल हैं, ये इतनी एंट्री तो होंगी ही होंगी, पेपर में इससे आगे का प्रश्न आता है। तो ये तो आपकी रट गई होंगी। उम्मीद है कि कुछ इसमें विशेष है ही नहीं, और जिस तरीके से अभी जनरल एंट्री हमने की है इसी तरीके से आपको सीखना है। तो ये क्वेश्चन एक बार और, इन्होंने माल बेचा, बेचने की एंट्री तो सुरेंद्र ऋणी विक्रय खाते का। इन्होंने खरीदा तो क्रय खाता ऋणी किसका? रमेश का। अब इन्होंने पैसे तो दिए नहीं, दस्तखत करके एक बिल दे दिया, तो प्राप्त बिल खाता ऋणी और सुरेंद्र का, और ये रमेश ऋणी देय खाते का। इन्होंने बैंक से बना लिया, तो रोकड़ खाता ऋणी या बैंक खाता कुछ भी लिख सकते हैं, रोकड़ या बैंक दोनों में से कुछ लिख सकते हैं। साथ में छूट खाता ऋणी, प्राप्त बिल खाते का, बिल को बैंक से बना लिया, ठीक है। और जब दे, इसके बदले में इधर कोई एंट्री नहीं होगी। जब दे तिथि आई तो बिल अनादृत हो गया। अगर बैंक को पेमेंट हो जाता तो ये कोई एंट्री नहीं करते, क्योंकि इन्होंने बैंक से ले लिया, बस वो एंट्री करते प्राप्त बिल खाता ऋणी रोकड़ खाते का, ठीक है। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन है आना चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तभी हम अगला क्वेश्चन कराते हैं। जल्दी से ले लीजिए। चलो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगले क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर लिखा हुआ है 1 मार्च 2010 को संजीव ने नंदन पर 6000 रुपए 3 महीने की अवधि का एक विपत्र लिखा, जिसे नंदन ने स्वीकार कर लिया। संजीव ने विपत्र को 6% वार्षिक ब्याज पर भुना लिया। ओके, वार्षिक पे भुनाया, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। भुगतान की तिथि पर बिल तिरस्कृत हो गया, जिसकी नोटिंग कराने में बैंक को 30 रुपए नोटिंग में देने पड़े। दोनों की पुस्तकों में आवश्यक के लेखे कीजिए। अब ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कौन है? संजीव है और कौन? नंदन। तो सेम वैसा ही क्वेश्चन बनेगा ये, यानी चेंज क्या होगा ये भी हम बता दें। यहां पर क्या होगा? संजीव, यहां आ जाएगा संजीव, और इधर कौन आ जाएगा? नंदन, ठीक। यहां पर नंदन, ठीक। और यहां क्या लिखा हुआ है? सॉरी, अच्छा सीधे बिल लिखा है, ठीक है। जब बिल लिखा है तो बिल लिखने से एंट्री शुरू होगी। इसके लिए हम नया पेज ले लेते हैं और नए पेज पे हम लोग कराते हैं, बहुत अच्छे से आपके समझ में आएगा, ठीक है। चलो लाइनें तो सबको पता ही हैं कैसे करके खींचती हैं, तो 1 मिनट लगेगा लाइनों को खींचने में, ठीक। जल्दी से लीजिए साहब। दूसरी ओर भी
लीजिए लाइनें खिंच चुकी हैं अगले क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल तैयारी है अच्छे से। अब हमें क्या करना है, इनमें दो लोग हैं, इधर एक तो क्रेता है और एक विक्रेता है, शायद ये है। 1 मार्च 2000 को संजीव ने नंदन पर बिल लिखा है, संजीव और नंदन है, ठीक। तो इधर लिखेंगे हम संजीव की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियां। मैं हर तरीके से सिखा दे रहा हूं, जैसे चाहो वैसे कर लेना। और नंदन की पुस्तकों में जर्नल, ठीक है। डेट, पार्टिकुलर अमाउंट सब बच्चों को पता है कैसे कैसे लिखा जाता है, खाली टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। इनने बेटा उस पर एक बिल लिखा, उसने दस्तखत किए, इन्हें दे दिया। जब इनके पास में आ रहा है तो क्या आ रहा है, प्राप्त बिल। एंट्री बनेगी प्राप्त बिल खाता ऋणी, किसका, नंदन का। नरेशन में लिखेंगे 3 माह के बिल की स्वीकृति मिली। लाइन खींच दो, कितने रुपए पड़ेंगे, 6000 रुपए थे शायद, अभी हम देख लेते हैं। बिल्कुल 6000 रुपए हैं, 3 माह की अवधि का बिल है। तो यहां पर कितने लिखेंगे, 6000, यहां पर 6000। यहां कौन पाने वाला, ऋणी, यानी इन्होंने संजीव को दिया है, तो संजीव ऋणी देय बिल, देय विपत्र भी लिख सकते हैं, खाते का 3 माह के बिल की स्वीकृति इन्होंने बेटा दी है। रुपया कितना है, 6000 और 6000। कोई दिक्कत, तारीख कौन सी है, 1 मार्च 2010। यहां पर 1 मार्च 2010, इधर भी आ जाएगा 1 मार्च 2010, ठीक है। अब आगे क्या हुआ है इसका आप लोग ध्यान देखिए। इस बिल को इन्होंने बैंक से भुना लिया, तो बैंक से भुनाएंगे तो बैंक लिख लो या रोकड़ लिख लो, खाता ऋणी, साथ में छूट खाता ऋणी, और किसका, प्राप्त बिल खाते का। नरेशन में लिखेंगे बिल को बैंक से 6% वार्षिक पर भुनाया। लाइन बंद कर दो, ठीक। अब ये कैसे करके छूट निकलेगी, ये यहां पर हमें आपको सिखाना है। तारीख नहीं दी है, यही वाली डाल दो। रुपया कितने हैं, 6000 हैं। कितने परसेंट बुनाया, 6/100। 3 कहां से, 12 निकल के आएंगे, क्योंकि 3 महीने का है। 3 चौक 12, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 तीया 6, 2 से काटेंगे तो 2 तीया 6, यहाँ 30, 30 तीया कितने होते हैं, 90। यानी छूट निकल के आई 90 रुपए, यानी छूट में डाल दो कितने, 90 रुपया। यहाँ पर डालेंगे 5910 रुपया। ये कितने का है, 6000 का बिल। इस बात से इन्हें कोई मतलब नहीं है, ठीक, कि इन्होंने बैंक से भुनाया, क्या किया क्या नहीं किया। अब जब देय तिथि आई तो देखो क्या कह रहा है, ऐसा ही क्वेश्चन मिलना चाहिए। संजीव को 6% ब्याज पर भुना लिया, भुगतान की तिथि पर विपत्र तिरस्कृत हो गया, जिसका नोटिंग कराने में बैंक को 30 रुपए देने पड़े। यानी जब देय तिथि आई तो देय तिथि निकालो, 1 मार्च से देय तिथि आगे 3 महीने जोड़ो, 1 मार्च से 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून और 3 दिन और जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 4 जून। यानी 4 जून 2010 को किसने पेमेंट नहीं किया, नंदन ने। तो यहां पर नंदन डेबिट, किसका, बैंक खाते का, क्योंकि बैंक का बिल किसके पास है, बैंक के पास, तो ये लिखेंगे बैंक का, बैंक का। नरेशन में लिखेंगे बिल अनादृत हुआ और क्या रुपए नोटिंग दे गए हैं, इसमें दिया हुआ होगा 30 रुपया और 30 रुपए
नोटिंग व्यय लगा, यानी अब नंदन से जो रुपए चाहिए वो 6030 चाहिए, 6030। ये जो रुपए लिखते हैं हम लोग, ये रा ऐसे लिख करके और ऐसे काट दिया करो। अगर किसी कॉपी चेक करने वाले का ध्यान पहुंच गया तो सोच लेगा वो बच्चा हाँ अपडेट है और इसने दिमाग लगा करके तब ये किया है। ठीक है, इसका आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक, तो इस तरीके से 6030 और 6030। ये क्या कर रहे हैं, अपना विपत्र वापस लेंगे, तो जो दे बिल है वो वापस आ रहा है। दे बिल खाता रे डेबिट, नोटिंग व्यय, नोटिंग व्यय डेबिट, और अपने मालिक का, इन्हें माल मतलब किससे है, संजीव का। नरेशन में लिखेंगे बिल तिरस्कृत हुआ और ₹30 नोटिंग व्यय लगा। अमाउंट डालेंगे, नोटिंग व्यय में 30, इसमें 6000, यहाँ 6030। बाद में क्या करेंगे, दोनों ओर का जो टोटल है वो लगा देंगे, जो कि पहले क्वेश्चन में हमने जानबूझ के नहीं बताया। यहाँ पर 6 तियां कितने होते हैं, 18, 18030, 18030। यहाँ कितना होगा, 6 दूनी 12, 12030, 12030। बस बनकर के क्या हो गया, तैयार, ये हो गया। तो ये दूसरा क्वेश्चन आपने देखा, बहुत अच्छे तरीके से हो चुका है। आगे अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और ये वाले क्वेश्चन है एग्जाम में आने वाले हैं, इनको बहुत संभाल के सीखना है। यहाँ पर लिखा हुआ है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1 जनवरी 2024, ये 2024 लिखा हुआ है। को तुषार ने 10,000 रुपए का माल कुणाल को बेचा, उसी दिन उस पर 2 माह का एक बिल लिखा, कुणाल ने बिल स्वीकार करके तुषार को भेज दिया। 4 जनवरी को तुषार ने ये बिल बैंक से 98% बट्टे की दर से भुना लिया। ठीक है, और दे तिथि पर कुणाल बिल का भुगतान नहीं कर सका, बैंक को 100 रुपए नोटिंग व्यय करना पड़ा। 10 मार्च को कुणाल ने 100 रुपए ब्याज सहित 3 माह का एक अन्य बिल स्वीकार किया। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा और ये है वेरी 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 मोस्ट आईएमपी। और इस क्वेश्चन को आप जरा ध्यान से रटेंगे, समझेंगे, ये पेपर में आएगा क्वेश्चन, और इसके लिए बाकायदा बहुत ही हिसाब किताब से हम सिखाएंगे आपके लिए। तो चलिए एक पेज ले लेते हैं और व्हाइट अपने बोर्ड के लिए 2 भागों में यहां से बांट लेते हैं। ठीक, चलो ठीक, और ऐसे ही इधर भी लाइनें खींच लेते हैं। चलो पूरा ही खींचते हैं, खींचनी तो है ही। चलो 2 हैं इसमें और दोनों पार्ट हैं, बड़े अच्छे से हम लोग इनको सीखेंगे। ऊपर तो क्या लिखा जाता है आप लोगों को सब पता ही है, कौन कौन है इन क्वेश्चंस में जरा ध्यान से देख लेंगे। 1 जनवरी 2000 तुषार ने इतने का माल कुणाल को लिखा है। ठीक है, तुषार और कुणाल है। ठीक, तो इधर तुषार है, तुषार की पुस्तकों में जर्नल लेखा, ओके, और इधर कुणाल की पुस्तकों में ये वाला क्वेश्चन आएगा। और इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे के जो क्लास हैं ये नया वाला चैनल है, इस पर ही मिलेंगे। इस वाले कॉलम में चलो अंग्रेजी में कराते हैं इसे सॉल्व। डेट, पार्टिकुलर्स, यहाँ LF, अमाउंट,
अमाउंट, और यहां पर डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट और अमाउंट। ठीक है, इस तरीके से ये हो रहा है। क्वेश्चन जैसा कहता जाएगा वैसा हम लोग करते जाएंगे, थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे क्योंकि इसमें जरा एंट्री ज्यादा है। ठीक है, चलिए देखेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 जनवरी 2024 को तुषार ने 10,000 का माल कुणाल को बेचा है। ठीक, 1 जनवरी 2024 को, तो यहां लिखेंगे 1 जनवरी 2024 को इन्होंने माल बेचा है कुणाल के लिए। चलो हिंदी में ही समझाते हैं। तो एंट्री बनेगी कुणाल डेबिट किसका, विक्रय खाते का, नरेशन में लिखेंगे उधार माल बेचा। कितने रुपए का बेचा बेटा, 10,000, 10,000। इन्होंने माल खरीदा है, तो ये एंट्री क्या करेंगे, 1 जनवरी 2024 को क्रय खाता डेबिट, और किसका, तुषार का, तुषार का, क्योंकि देने वाला धनी होता है। इन्होंने पेमेंट नहीं दिया, पेमेंट देते तो यहां पर क्या होता, टू कैश होता, लेकिन उधार है तो इसलिए तुषार का। नरेशन में लिखेंगे उधार माल क्रय किया, लाइन बंद। कितने रुपए का है, 10,000 का, 10,000 का, देख लो ध्यान से, 10,000 का माल बेचा और उसी पर 2 महीने का एक बिल लिखा है। ठीक है, बिल लिखने की एंट्री नहीं होती है, और बिल को कुणाल ने स्वीकार करके तुषार को वापस भेज दिया, इसकी जगह एंट्री होगी। अब बेटा इस लेन देन के लिए इन्होंने क्या काम किया, इन्हें माल बेच दिया, इन्होंने खरीद लिया, उसने लिखा उसी माल का एक बिल, बिल का मतलब पूरा विवरण लिखा और कहा कि दस्तखत करो, नहीं तो कल को कहोगे तो मैं हमने खरीदा ही नहीं। तो वो बिल लिख करके दस्तखत कराते हैं कुणाल से, और ये फिर बिल इनके पास आ जाता है। तो डेट रहेगी यही, यहां लिखा जाएगा प्राप्त बिल खाता, क्या लिखेंगे, ऋणी, और किसका, जो भेज रहा है कुणाल, कुणाल का। नरेशन में लिखेंगे 3 माह के विपत्र की स्वीकृति मिली, यानी पैसा तो नहीं मिला लेकिन 3 महीने के बिल की स्वीकृति मिली। रुपए कितने आएंगे, वही 10,000, 10,000 इन्होंने दिया है, स्वीकृति दी है, तारीख बेटा यही रहेगी। पाने वाला ऋणी इन्होंने किसे दिए, तुषार को दिए, तो एंट्री करेंगे तुषार ऋणी दे बिल खाते का। ये वाला जो क्वेश्चन है कभी पक्का हो जाएगा, 3 माह के बिल की स्वीकृति दी, लाइन खींच दो, कितने रुपए, 10,000, और यहां पर भी कितने, 10,000। आगे क्या होगा, आगे ये हुआ है क्वेश्चन में, देखिए यहां तक का तो मामला ठीक था, सॉरी 2 माह है, 2 माह, तो यहां पर 2 माह कर देंगे। अच्छा कोई बात नहीं है, 2 माह है, यहां पर भी हमसे भूल हुई, 2 माह है। विपत्र को आगे क्या हुआ है, बैंक से भुनाया गया है, और जो बैंक से भुनाया गया है उसमें 4 जनवरी को तुषार ने ये बिल अपने बैंक से 18% बट्टे पे भुना लिया, 4 जनवरी के लिए। तो हम कौन सी डेट डालेंगे, 4 जनवरी, 4 जनवरी 2024 बैंक से भुनाया है, तो या तो लिख लो बैंक या लिख लो रोकड़ खाता ऋणी, साथ में छूट खाता ऋणी, क्या भुनाया है, प्राप्त बिल खाते का। नरेशन में करेंगे बिल को बैंक से
भुनाया। ठीक है, बिल को कहां से बनाया बेटा? बैंक से बनाया। कितने रुपए आएंगे, ये एक ध्यान से करने की बात है। देखो 10,000 रुपए का बिल है, 2 महीने का है तो 2/18, 18% बनाया तो 18 बटे कितने 100, 6 तियां 18, 6 दूनी 12, 2 से 2 कट गए, 2 जीरो से ये 2 खत्म हो गए, 100 तियां कितना होता है 300, यानी छूट में आए कितने 300, यहाँ 9,700, बिल कितने का था 10,000 का। इस तरीके से हो जाएगा। इसके बदले की इधर कोई एंट्री नहीं होगी। एग्जाम में ऐसे क्रॉस दिखा भी सकते हो लेकिन नहीं दिखाना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, ये इसके बदले की वो एंट्री है, इसके बदले की ये एंट्री, तो इसके बदले की ये एंट्री, ये हम सिखाने की दृष्टि से ये इस तरीके का सिखा रहा है। चलो भाई कोई बात नहीं, आगे देखो क्या हुआ है। आगे कह रहा है देय तिथि पर कुणाल बिल का भुगतान नहीं कर सका, बैंक को 100 रुपए नोटिंग व्यय का भुगतान करना पड़ा। ठीक है, तो क्या होगा, बिल का भुगतान नहीं हो पाया। पहली बात, बिल को अनादृत करो। अब बिल अनादृत जब होगा तो किस तरीके से होगा, 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 फरवरी से 1 मार्च, यानी 3 मार्च को, 3 मार्च 2010। कौन पेमेंट नहीं कर रहा है? कुणाल। एंट्री बनेगी कुणाल डेबिट, किसका? बैंक खाते का या बैंक का। नरेशन लिखेंगे बिल अनादृत हुआ 100 रुपए, रुपए पहले लिखना, नोटिंग लगा, नोटिंग व्यय लगा। ठीक, जगह कम है इसलिए आप डाल देना। 100 रुपए लगा, 10,000 का बिल था तो अमाउंट आएगी 10,100, 10,100। ये क्या काम करेंगे अपने इधर, ये पुराना अपना वो ही बना, यानी 4 मार्च है, 3 मार्च, 1 और 3 4 मार्च हो जाना चाहिए, 4 मार्च। ठीक है, क्योंकि 1 जनवरी से तो है 4 मार्च 2010। अपना प्राप्त बिल वापस लेंगे। प्राप्त बिल खाता ऋणी, नोटिंग चार्ज ऋणी, और किसका? हम अपने मालिक तुषार, तुषार का। नरेशन लिखेंगे बिल अनादृत हुआ, नोटिंग व्यय लगा, ऐसे जोड़ना। कितने? 100 रुपए नोटिंग व्यय है, 10,000 का बिल है, ये 10,100 हो गए। क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, नोटिंग व्यय का भुगतान करना पड़ा। 10 मार्च को कुणाल ने 100 रुपए ब्याज के साथ 3 माह का एक नया बिल स्वीकार किया। अब देखो 10 मार्च का, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। कुणाल से हम रुपया कितना चाहिए? रुपए चाहिए उनसे 10,100, और ब्याज के कितने जुड़ेंगे अब? 100 रुपया। ठीक, जो बच्चा 100 रुपया उधर लग चुका है चार्ज अलग से, और 100 रुपए ब्याज के ये वाले, यानी 10,200 चाहिए अब कुणाल से, तो 10,200 का नया बिल लिखा जाएगा। ठीक है, अब नया बिल लिखा जाएगा 10,200 का। किस पे लिखा जाएगा? कुणाल पे। सेम वही वाली एंट्री है, यही वाली उठ के आएगी। क्या लिखेंगे? प्राप्त बिल खाता डेबिट, और कौन है उधर? कुणाल, कुणाल का। नरेशन में लिखेंगे कितने महीने की अवधि का बिल लिखा गया है, देख लेंगे, 3 माह का है इस बार। 3 माह के नए बिल की 100 रुपए ब्याज के साथ स्वीकृति मिली। ठीक, यानी 10,200, 10,200, यानी नोटिंग चार्ज तो उसने स्वीकार कर लिया, यानी स्वीकार कर लिया उसने कि 10,100 रुपए हम तुम्हें देंगे,
100 रुपया ब्याज के भी देंगे। यानी अब रुपए कितने हो गए? 10,200। और यही गलती होती है, इसी कारण से ये बोर्ड परीक्षा में बहुत जल्दी रख दिया जाता है। ठीक है, ये क्या करेंगे, 4 मार्च की बात हो रही है, नहीं 10 मार्च को ये हुआ है, तो यहां लिखेंगे 10 मार्च, ये गलती मत कर देना, 2010। और यहां पर भी 10 मार्च 2010। कौन है उधर? तुषार। एंट्री करेंगे तुषार डेविड देविल खाते का, देविल खाते का। नरेशन में लिखेंगे नए विल की 3 माह हेतु स्वीकृति दी गई। ओके, चलो अमाउंट 10,200, 10,200। बाद में दोनों ओर का टोटल लगा देंगे, दोनों ओर का टोटल लगा देंगे। ठीक है, कितना होगा टोटल? 10 पंजे कितने होते हैं? 50, 300, 50,300, 50,300। ठीक, 200, 100, 300 हो गए। और ये कितने हो रहे हैं? 40,300, 40,300, 40,300। 10,000 कौन से कम है? ये जो एक एंट्री कम हुई थी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तभी हम अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छे से कराते हैं। और यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ये वाला क्वेश्चन अभी जो कराया बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट था, और इससे अगला वाला जो क्वेश्चन है वो भी बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2024 को महेश ने रमेश पर 2,000 रुपए का 3 महीने की अवधि का विनिमय पत्र लिखा, जिसे रमेश ने स्वीकार कर लिया। महेश ने विनिमय पत्र को बैंक से 6% वार्षिक की दर से फिर से बता रहे हैं कि बेटा भुना लिया। ओके, और भुगतान तिथि पर विनिमय पत्र प्रस्तुत हो गया, जिसकी नोटिंग कराने में बैंक को 20 रुपए नोटिंग में देने पड़े। रमेश ने महेश से विनिमय पत्र के नवीनीकरण की प्रार्थना की तथा 50 रुपए ब्याज देना स्वीकार किया। संपूर्ण राशि के लिए महेश ने रमेश पर 2 माह की अवधि का जो विपत्र है लिखा, और रमेश ने उसे क्या किया? स्वीकार कर लिया। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल अभी जो क्वेश्चन कराया बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, तो चाहें तो हम यहीं पर आपके लिए बहुत अच्छे से करा देते हैं, क्योंकि बिल्कुल भी कोई संख्या चेंज नहीं है। कम से कम एक क्वेश्चन हमारा और निपट जाएगा इतने में ही। चलो बिल्कुल यही वाले होंगे। ठीक, एक सेकंड, सही है। ओके, नहीं मिटाना पड़ेगा, केवल ये अमाउंट मिटेंगे, डेट मिटेगी। ठीक, कुछ नहीं मिटेगा, यही लाइनें काम कर जाएंगी। अरे यार, चलो देखो इस वाले क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, देखेंगे ध्यान से। चलो, इसमें लिखा है 1 जनवरी 2024 को महेश ने रमेश पर 2,000 रुपए का 3 महीने की अवधि का एक विनिमय पत्र लिखा है, और रमेश ने स्वीकार कर लिया और बैंक से भुना लिया है। तो हमें क्या करना है, एक तरफ तो है महेश और दूसरी तरफ कौन है? रमेश। तो एक तो है महेश, देखो ध्यान से, यहां पर कौन है? महेश, और इधर कौन है? रमेश। ठीक है,
अरे यार दूसरा ही लिख जाता है इतनी देर में तो। ठीक, देखो महेश हैं और रमेश हैं, इन्होंने एक दूसरे पर बिल लिखा हुआ है। कह रहा है 1 जनवरी 2024 को महेश ने रमेश पर 2 माह की अवधि का एक विनिमय पत्र लिखा है। किसने लिखा है? महेश ने रमेश पर। तो महेश ने लिखा किस पे? रमेश पर। एक बिल लिखा तो वो दस्तखत करके इन्हें वापस देंगे, तो प्राप्त बिल खाता ऋणी, और कौन दे रहा है? रमेश का। तो रमेश का एक तारीख कौन सी थी यार, भूल गए हम, दिया हो 1 जनवरी 2024। तो यहां पर 1 जनवरी 2024 को, ठीक है, प्राप्त बिल खाता ऋणी और रमेश का रुपए कितने हैं? मात्र 2000, और यहां पर भी 2000। साथ में ये क्या कह रहे हैं? देय बिल खाता मतलब क्रेडिट होगा, लेकिन पाने वाला कौन है? महेश। तो एंट्री करेंगे महेश डेबिट देय बिल खाते का रुपए कितने? 2000 और 2000। इन्होंने बिल को बैंक से भुना लिया, यही बिल्कुल एंट्री होगी बेटा। बैंक खाता ऋणी, छूट खाता ऋणी, प्राप्त बिल खाते का, बिल को बैंक से भुनाया। बस अमाउंट देख लो कि अब कितनी है जो बैंक से भुनाया हुआ है। तो बैंक से जब भुनाया है तो अमाउंट तो 2000 है, लेकिन 2000 में से जो बिल को विपत्र को भुनाया है, तो यहां पर हम दिखाना चाहेंगे, एक सेकेंड। बिल को इन्होंने 6% वार्षिक ब्याज पर भुना लिया है, तो 6% पे भुनाया है। तो यहां पर 2000 का बिल है, ऐसे करके लिखेंगे 2000, 6% भुनाया तो 6/100 गुणे कितने महीने का था? 3 महीने का, तो 3 बटे कितने आएंगे? 12। तो इस तरीके से 3 महीने का जो विपत्र है उसे यहां से भुनाया गया है, ये 3 महीने की अवधि का है। तो इस तरीके से यहां पर हम भुना लेंगे 3/12 करके। 6 से काटते हैं दूनी 12, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से काटेंगे 10, 10 तियां कितने होते हैं? 30। 30 रुपए तो बेटा छूट के गए, 1970 यहाँ आ जाएंगे, और बिल कितने का है? 2000 का है। तो ये इसके बदले इधर कोई भी एंट्री नहीं होगी। और आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन हम यहां से कराते हैं, और जल्दी से जोड़ते हैं आपके लिए। एक सेकेंड।